आदाब। समझ तो आप गए होंगे कि आज हमारा मौजू क्या है। ये जो इमारत आग लगी, आपने झलकियाँ देखी, अलमियाँ देखा, ये सारा दिन, बल्कि कल से, परसों रात से ये सिलसिला जारी है। टीवी स्क्रीन्स पे गुल प्लाज़ा, कराची का जो मसरूफ़ तरीन शाहराह है, एम ए जिना रोड, उस पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, 3 मंजिला है और बेसमेंट भी है, 1200 दुकानें हैं। सनीचर की शब 10:15 बजे के लगभग यहाँ आग लगती है एक दुकान में और फिर वो फैल जाती है। अब तक की जो इत्तलात हैं, तस्दीक हुई है कैजुअल्टीज़ की, उसमें एक फायर फाइटर फुरकान समेत 22 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। वज़ीर आला ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि तादाद 80 तक भी पहुँच सकती है, क्योंकि लाशें निकालने का काम जारी है। आग बुझाने के काम में फायर ब्रिगेड 1122, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट और नेवल रेस्क्यू टीम ने बुनियादी किरदार अदा किया। हमारे रिपोर्टर इमरान हफीज़ इस वक्त वहाँ ग्राउंड पे मौजूद हैं। इमरान, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी। अच्छा जी वज़ीरुल्लाह साहब। अच्छा, ये बताइए इमरान कि 48 घंटे से ज़्यादा अब गुज़र गए हैं, अब तक क्या रिलीफ एंड रेस्क्यू का काम वहाँ आपने देखा या लोगों से पूछा? देखिए, ये अभी मैं वहीं पे मौजूद हूँ और अभी जो यहाँ पर सूरत हाल जो ये है कि जो उसका मुनज़्ज़म हिस्सा है, उसका जो मलबा है उसको भारी मशीनरी के जरिए उसको जो है वो उठाया जा रहा है, मलबे को। और अंदर जो दूसरी जानिब जो थोड़ा सा बिल्डिंग जो है वो जो वहाँ पर अभी मौजूद है, वहाँ पर रेस्क्यू की 3 टीमें जो है वहाँ पर वो सर्चिंग कर रही हैं कि आया अगर कोई शख्स या वहाँ पर मौजूद हो तो उसको निकाला जा सके। अभी कमिश्नर कराची से हमारी जब बात हुई है, उनसे उनका यही कहना था कि अब तक जो है वो 26 डेड बॉडीज जो है वो डेड टूल यहाँ पर हो चुका है और उसमें से 13 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। कुछ लाशें ऐसी हैं जो नाकाबिल शनाख्त हैं और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनके अहले खाना, उनका डीएनए के सैंपल लेने के बाद जो है वो बॉडी के से मैच करने के बाद उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकेगी और उसको ज़ब्ते की कार्रवाई के बाद उनकी डेड बॉडीज को जो है लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। मुसलसल ये जो है बड़ी मशीनरी के जरिए जो है यहाँ पर मलबा उठाया जा रहा है और एहतियात से भी उठाया जा रहा है, क्योंकि जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई है तो बहुत सी कुछ डेड बॉडीज हैं जो आज़ा की सूरत के अंदर तकसीम हुई थी, कुछ ऐसी डेड बॉडीज भी निकली हैं, कुछ जल कर बिल्कुल जो है वो अख्तर हो गई हैं, कोयला हो गई हैं, जिनकी शनाख्त भी मुमकिन नहीं है। वक्त से यहाँ पर जो है वो मलबे में ये भी एहतियात की जा रही है कि अगर मलबा हटाने के दौरान अगर कोई डेड बॉडी अगर नजर आती है तो फौरी तौर पर जो वहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार हैं तो जाके डेड बॉडीज को रिकवर करें। अच्छा इमरान, अभी आप हमें बता सकते हैं कि जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है तो हम जानते हैं, ये भी सुनने में मिल रहा है कि बहुत लोग शायद बेसमेंट में फंस गए थे, ट्रैप हो गए थे। क्या रेस्क्यू एहलकारों ने कुछ बताया है कि उनकी क्या उम्मीद है कि वो बेसमेंट तक कब तक पहुंच सकेंगे? देखिए, इसमें जो जिस तरीके से ये कोलैप्स हुई है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, ये कोलैप्स हुई है। अब ये ऊपर की पहली जो तीसरा फ्लोर और इसके अलावा सेकंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर, ये जो है बिल्कुल नीचे की तरफ ये आ गए हैं तो बेसमेंट उसके अंदर है। अभी तो मलबा जो ऊपर से उठाया जा रहा है, बड़ी एहतियात के साथ उठाया जा रहा है कि अगर कोई डेड बॉडीज हो वो मजीद कोई डैमेज ना हो। लेकिन जो मलबा जो कोलैप्स हुई है उसके अंदर जो है वो कुछ डेड बॉडीज ऐसी भी हैं, कुछ सामान भी ऐसा निकला है, कुछ पाइप्स ऐसे निकले हैं जिनके ऊपर जो खून आलूदा है, जिनके ऊपर ब्लड जो है वो मिला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर ने 1 करोड़ रुपए फीकस का ऐलान किया है मुतासरा फैमिलीज़ के लिए। कमिश्नर कराची हसन नकवी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बन गई है जो गफलत का जायज़ा लेगी। कारोबार की बहाली और ताजरों की इमदाद के लिए एक अलहदा कमेटी तश्कील दी गई है। मुतासरा कारोबारियों को आर्जी जगह फराहम होगी। गुल प्लाज़ा हुकूमत तामीर करेगी। दुकानदारों की जो एसोसिएशंस हैं कराची में, उनसे कहा जाएगा कि वो कम से कम फायर अलार्म ज़रूर नस्ब करवाएं, कम से कम। अच्छा, इस पर भी बात काफ़ी रिपोर्टें हैं, कितनी इमारत में फायर सेफ्टी होती है नहीं होती। यहाँ तक अब हम इस वक्त अब तक जो आपने जो बातें बताई हैं,
हम अपने SOP पर पूरे बैठ रहे हैं। SOP हमारा क्या है, 3 C's होते हैं ना, हमेशा कोई भी सानिया हो 3 C's होते हैं। कंडेम, कंडेमनेशन तो हो गई, हर बंदा कंडेम कर रहा है। कॉम्पनसेट, उसका भी ऐलान हो गया है। और तीसरा C जो शायद सबसे ज़्यादा अहम है, कमेटी को तश्कील। ठीक। तो यहाँ तक हम पूरे बैठे हुए हैं। आगे जाते हुए हम बात करेंगे, जाहिर है कि इसमें जाहिर है सूबाई हुकूमत, सिटी गवर्नमेंट, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़, फायर ब्रिगेड, इन सब का क्या किरदार होता है। मैं आपको एक छोटा सा मैप दिखाना चाह रहा हूँ। ये आज टीवी ने एक 2022 में ये इंटरैक्टिव मैप बनाया था। इसमें पिछले 7 सालों में, और ये 2022 तक का डेटा है, उसके बाद आप इसमें मज़ीद इजाफा भी कर सकते हैं, 60 शॉपिंग मॉल्स में फायर लगी है कराची में। सिर्फ कराची की बात हो रही है। ये 2015 से लेकर 2022 तक, उसके बाद भी कई लगी हैं। अब इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू शुरू करें, मैं जी ये जो आपने रिकॉल कराया, क्योंकि हमारे हम ये कहते हैं हमेशा, दिस वाज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। तो अगर हम सिर्फ 2007 से ही अगर हम रिकॉल कर लें, जो बड़ी फायर हुई थी 2009 में, वो बोल्टन मार्केट की थी। फिर 2014 में लोगों को याद होगा टिम्बर मार्केट में हुई थी जी। अभी हमारे डॉन की वेबसाइट पे मैं देख रहा था, उन्होंने सिर्फ अगर आप पिछले 1 साल को ले लें तो कोई 18 बड़े इंसिडेंट्स ऑफ फायर उन्होंने कराची में जो रिपोर्टेड हैं उसका उन्होंने अहाता किया है। ये एवरेज बनता है कि हर 2 या 3 हफ्ते के बाद शहर में कहीं ना कहीं मतलब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से लेकर शॉपिंग मॉल्स और पता नहीं कहाँ कहाँ ये फायर्स ये इरप्ट होती रही हैं। और हर दफ़ा हम यही सुनते हैं कि आइंदा मामला ठीक होंगे। इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। नहीं, और बिल्कुल नहीं। लोग तनकीद करते हैं और कहा जाता है कि इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। तो ज़ाहिर है कि तनकीद तो होगी। मैं और आपकी आसानी के लिए एवरेज निकाल देता हूँ। औसतन कराची में 2000 छोटी बड़ी आगें लगती हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो घरों में नहीं, वो इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उनमें किसी हादसे के सबब, या फिर जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें लगती हैं। जी। अब जाहिर है कि हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो रिएक्टिव होता है। एक बच्चा मैनहोल में गिर के मर जाए तो आप 100 ढकने बांटेंगे। एक आग लगेगी, आप कहेंगे कि अब इस बार ना हमने यार कसम से आई स्वेयर टू यू, इस बार हमने फायर सेफ्टी पे काम करना है। अच्छा, हम कभी करते तो हैं नहीं। इसका नतीजा क्या होता है? एक तो इस वक्त जितनी अमवात हुई हैं वो तो अभी गिनते जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 80 और अमवात हो सकती है, 80 तक 100 भी हो सकती है। हमें पता भी नहीं है कि वहाँ पर कितनी दुकानें थी, कितने लोग वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। मैं सिर्फ अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा 1 मिनट फुरकान अली के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। फायर फाइटर जो हैं, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो कुछ गुमनाम हीरो भी होते हैं। तो बाकियों के बारे में तो हमें नहीं पता। अभी जैसे ही पता लगेगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैं कई क्लिप्स देख रहा था। एक माँ का मैं क्लिप देख रहा था, वो कह रहा था कि मेरा बेटा 3 बार अंदर गया है लोगों को बचाने के लिए, और तीसरी बार अंदर जाने के बाद वो बाहर वापस नहीं आया। तो फुरकान अली उनकी उम्र सिर्फ 38 की थी, अभी 40 साल की उम्र भी नहीं थी। तकरीबन 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी। एक 6 माह का बच्चा है, और 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं, और चारों की 4 बहनें ये बोलती हैं कि ये सबसे छोटा था, 9 भाइयों बहनों में से छोटा था। और इनकी बहनें कहती हैं लेकिन ये हमारी वाहिद सपोर्ट है, ये हमारी वाहिद सपोर्ट है। गुल प्लाजा पे ज़ाहिर है वो डिप्लॉयड थे, और जो इनके घर वाले हैं कि फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहते हैं कि इनका बेटा जो 6 माह का है, उसकी फुरकान की ख्वाहिश थी कि इसको मैं जब ये बड़ा होगा ना तो मैं इसको एक वकील बनाऊंगा। लेकिन उसको क्या पता था कि वो तो अपनी बेटे की पहली सालगिरह पर भी नहीं मौजूद होगा। बगैर हथियारों के लड़ने वाले जो हैं ये सिपाही हैं। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक 2007 में कॉटन फैक्ट्री थी कराची में, उसमें आग लगी। उसे बुझाने के दौरान भी 7 फायर फाइटर शहीद हुए थे। और वो रोना अलग है कि वसाइल नहीं होते। हाँ। वो उस पे तो हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर नुमान अहमद। आर्किटेक्ट भी हैं और प्लानर भी हैं बाय प्रोफेशन। आर्किटेक्चर डिग्री आपकी NED यूनिवर्सिटी से, और फिर सिटी प्लानिंग में मास्टर्स डिग्री अंकारा से तुर्की में।
ڈاکٹر نعمان تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آغاز کہاں سے کریں. کراچی شہر کا جتنا سائز ہے, چلیں پہلے فائر فائٹنگ فیسلٹی سے آغاز کر لیتے ہیں. اتنے بڑے شہر میں جو ابھی اس وقت جو موجودہ فائر فائٹنگ کا انفراسٹرکچر ہے, ہم جانتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے, لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ کس حد تک ناکافی ہے. میں تو یہ بھی پڑھ رہا تھا آج فرائیڈے ٹائمز میں کہ ابھی تک ہم صرف پانی سے ہی آگ بجھا رہے ہوتے ہیں, فوم سپریسنٹ کی کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ زراعت صاحب, اسد صاحب اور شاہزیب جیلانی صاحب. انتہائی اندوناک ٹریجڈی ہے, لیکن جیسے کہ شاہزیب صاحب نے بتایا کہ یہ ٹریجڈیز انفارچونیٹلی بار بار ہوتی رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آگ لگنے کے جو واقعات ہو شاید وہ ہمارے ضمیر کو اس طرح سے نہیں جھنجھوڑ پاتے کہ ہم اس کو آفت کے اس درجے پہ سمجھنے کی کوشش کریں یا اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں جس سے کہ آنے والے حادثات کا صحیح معنوں میں تدارک ہو سکے. آپ نے فائر فائٹنگ کی بات کی, اس میں بہت سے سٹینڈرڈز اور بہت سے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں جس کے تحت فائر فائٹنگ کے نظام کو ترتیب دیا جاتا ہے. اس میں سب سے جو اہم آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فائر انجنز کی یا فائر اسٹیشنز کی لوکیشن ہوتی ہے وہاں سے جو جائے حادثہ ہے اس تک پہنچنے کا جو فاصلہ ہے اور جو راستے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں. اور عام طور پہ جو لوکیشنل پروفائل فائر اسٹیشنز کی اور فائر انجنز کی ڈپلوائے کی جاتی ہے اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اب تو زمانہ بہت جدید ہو گیا ہے, ہمارے پاس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد ہے, ہمارے پاس جو فائر فائٹرز ہیں, فائر انجنز کے آپریٹرز ہیں, ان کی تربیت میں بھی یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ اویلیبل ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے جو جائے حادثہ ہے اس پہ رکاوٹ کے بغیر اور کسی تاخیر کے بغیر پہنچ سکے. لیکن اس میں جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے, اور ہمارے پاس جو اوور آل انسیڈنسز ہیں جو اب تک کا ہم نے ڈیٹا ریویو کیا ہے اس میں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جس لوکیشن سے یہ فائر فائٹرز اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور متعلقہ فاصلے کو طے کر کے جائے حادثہ تک پہنچتے ہیں اس میں ایک تو دیر بھی ہو چکی ہوتی ہے, دوسری یہ کہ جو مقامی حالات ہوتے ہیں اس پرٹیکولر سائٹ کے وہاں ایسی رکاوٹیں دیکھنے میں آتی ہیں جو ان کے کام میں مزید دشواری پیدا کرتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس جگہ پہ آگ لگتی ہے تو وہاں پر ایک دم غفیر کھڑا ہو جاتا ہے, اور بعض کیسز میں لوگ گاڑیاں روک کے فائر کا جو تماشا ہے ایک طرح سے وہ دیکھنے لگتے ہیں. تو اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ فائر فائٹرز کو وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے ان اوپری رکاوٹوں کو طے کرنا پڑا ہے اور پھر اس کے بعد وہ وہاں تک پہنچ سکے. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جو انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن ہے وہ بعض دفعہ چیلنج ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے پاس فرسٹ ڈگری فائرز ہوتے ہیں تو اس میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ ادارے جو ہیں وہ اپنے فائر فائٹنگ کے جو ریسورسز ہیں اس کو پول اپ کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کے لیے وہاں پر روانہ کریں. لیکن اکثر اس میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے, اور یقیناً اس پرٹیکولر انسیڈنٹس میں بھی اس کا کسی حد تک آبزرویشن ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے فائر فائٹرز خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ آن فیلڈ کام کرتے ہیں ان کا جذبہ, ان کی ٹریننگ غیر معمولی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو جس نوعیت کی ریسورسفلنس فراہم کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی تعداد میں جس نوعیت کے اضافے کی ضرورت ہے اور ان کے پرسنل سیفٹی کے جو انتظامات ان کو جس نوعیت سے امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اگر ان محرکات پہ ہم توجہ دیں تو ہماری فائر فائٹنگ محفوظ بھی ہو سکے گی اور زیادہ مؤثر ہو سکے گی. بالکل. اچھا اب یہ تو ظاہر ایک جی میں اس میں وقفے کا بھی انہوں نے کہہ دیا ہے پروڈیوسر صاحب نے. میں آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ جو میں پڑھ رہا تھا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے وہ یہ کہ ہر ایک آبادی پہ ایک فائٹنگ اسٹیشن اور 2 فائر فائٹنگ ٹرکس 1 لاکھ آبادی پہ 1 لاکھ پہ. اور کراچی جو اس کی آبادی 2 سے 2.5 کروڑ بتائی جاتی ہے, اس میں قرۃ العین ہے ایم کیو ایم کی ایم پی جنہوں نے پچھلے مہینے ہی قرارداد پیش کی کہ اس کو ماڈرنائز کیا جائے فائر بریگیڈ کو. تو اس قرارداد کے مطابق اس شہر میں 20 فائر اسٹیشن ہیں, 36 فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, مطلب ہیں تو زیادہ لیکن ان میں سے ایکٹیو 36 ہیں, 700 عملہ ہے. 2 کروڑ کے شہر میں ان کا خیال ہے کہ 200 فائر اسٹیشن اور 34,000 کا عملہ ہونا چاہیے. ان کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کریں تو اتنی ہی بنتے ہیں. جی, تو ایک وقفہ لے لیں.